मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है, हमने डिस्कस कर लिया है कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों के प्रतिनिधि संसद के अंदर जाकर लोगों के लिए कानून बनाते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक लोकतंत्र अमेरिकन लोकतंत्र है। जब अमेरिका के द्वारा लोकतंत्र स्थापित किया गया था तो इस बात के ऊपर उनके संविधान निर्माताओं के द्वारा जोर दिया गया था कि हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक दल नहीं अपनाएंगे, बल्कि जो प्रतिनिधि है उनको बिना किसी राजनीतिक दल के आधार पर चुन के भेजा जाएगा। तो एक व्यक्ति लोगों के पास जाएगा और सिर्फ अपनी क्वालिटीज़ बताएगा और उसके आधार पर उसको चुना जाएगा। पर समय बीतने के साथ अमेरिका में पार्टीज स्थापित हो जाती हैं, राजनीतिक दल स्थापित हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मान लीजिए आपकी क्लास के लिए अगर मैं एक नियम बना दूं कि आप में से 2 व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर आपकी क्लास के लिए नियम बना दिया कि यहाँ पे चुनाव करके हम तय करेंगे कि कौन आपके महाविद्यालय का प्रेसिडेंट होगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा, कौन सेक्रेटरी होगा, कौन ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, कौन ट्रेजरर होगा। इस आधार पर हम तय करेंगे जिसको जितने ज़्यादा मत मिल जाएंगे, जो चुनाव जीत जाएगा उसको हम विजेता घोषित कर देंगे। अब इससे पहले हम प्रणालियों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी के साथ मैं एक कंडीशन ये रख दूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपने बिहाफ पे चुनाव लड़ सकता है कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे वोट कीजिए। तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसा होगा, सेकंड में भी ऐसा होगा, थर्ड में भी ऐसा होगा। तो शुरू में तो लोग अपने बिहाफ पे लोगों के पास जाएंगे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बट समय बीतने के साथ ग्रुप बनना शुरू हो जाएंगे। ग्रुप कैसे बनेंगे? फर्स्ट ईयर का कोई व्यक्ति बोलेगा कि यार ऐसा करते हैं, तू सेकंड में लड़ ले, और थर्ड ईयर वाले को बोलेगा कि थर्ड में लड़ ले। तो हम ऐसा करते हैं कि हम तीनों इकट्ठे होकर काम करते हैं। जो भी पैसा इकट्ठा होगा चुनाव लड़ने के लिए हम इकट्ठा करेंगे। हमारे जो फ़ोटोज़ लगेंगी, जो बैनर्स बनेंगे, हमने अलग अलग क्यों बनाने, एक ही बना लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ग्रुप बन जाएगा। तो जब कोई ग्रुप बन गया किसी चुनाव लड़ने के लिए, उसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। तो अमेरिका के द्वारा भी शुरू में यही कहा गया कि व्यक्ति अपने बिहाफ पे जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर समय बीतने के साथ वहाँ पर पार्टीज बन जाती हैं। आज दुनिया का कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पर शासन लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कर रहे हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं वह आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का कोई भी देश जिसके द्वारा प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाई गई है, वहाँ पर आपको किसी न किसी रूप में राजनीतिक दल देखने को मिलेंगे। जो राजनीतिक दल है वह पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है? राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता का मतलब है कि एक एक व्यक्ति सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। एक राजनीतिक सहभागिता वो होती है जब हम किसी प्रतिनिधि को वोट देते हैं और वो चुन के आ जाता है। एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये होती है कि आपका प्रतिनिधि आपके लिए कानून बना रहा है और आपने उसके ऊपर पूरा चेक रखा हुआ है कि आप उसको जाके पूछ रहे हैं कि तूने किया क्या है, और अगर वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा तो आप उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम में, किसी लोकतांत्रिक देश में, जब लोगों के द्वारा किसी नेता का विरोध किया जाता है, किसी नेता के खिलाफ कुछ बोला जाता है, किसी नेता के पक्ष में जाकर कोई बात करी जाती है कि हमारे लिए ये कानून बनाया जाए, इसके अलावा चुनावों में जो पार्टिसिपेशन करी जाती है उसी को राजनीतिक सहभागिता बोलते हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं वह राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने का भी काम करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में कुछ एलीट होते हैं, पॉलिटिकल एलीट होते हैं, राजनीतिक उच्च वर्ग जिसको बोलते हैं संभ्रांत। तो राजनीतिक संभ्रांत का मतलब ये है कि कुछ लीडर्स होते हैं। किसी भी पार्टी में आप जाएंगे, जैसे इंडिया के अंदर यदि आप आम आदमी पार्टी को देखेंगे तो उसमें केजरीवाल है, मुख्य रूप से दिखाई देते हैं ना। बीजेपी में आप जाएंगे, अमित शाह दिखेंगे, मोदी जी दिखेंगे। कांग्रेस में जाएंगे, राहुल गांधी दिखेंगे।
जैसे सोनिया गांधी दिखेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखेंगे। इस तरीके से जो राजनीतिक पार्टी के उच्च पदों पे विराजमान होते हैं, किसी पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको एलीट बोला जाता है, संभ्रांत वर्ग इनको बोला जाता है, उच्च वर्ग इनको बोला जाता है। पॉलिटिकल एलीट अपने जो वर्कर होते हैं उनके साथ मिलकर दूसरे लोगों को अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा होगा कि आपके सराउंडिंग में भी कुछ लोग आते होंगे और बोलते होंगे कि इस राजनीतिक दल का मेंबर बन जाओ, इस ए राजनीतिक दल का मेंबर बन जाओ, बी का बन जाओ, सी का बन जाओ, डी का बन जाओ। तो जब अब आप भी जो है वो आप में से भी कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की एफिलिएशन किसी न किसी राजनीतिक दल के लिए रखता होगा। कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी आपको अच्छी लगती होंगी। ये कैसे अच्छी लगी? हो सकता है कि आपके घर का कोई बड़ा सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो उस राजनीतिक पार्टी का सदस्य है और वो आपको भी इनकरेज कर रहा है कि नहीं नहीं ये पार्टी बड़ी अच्छी है, और फिर आपका भी एक मत बन रहा है, और फिर कल को आप उससे प्रभावित होकर किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेते हो। दैट मीन्स कि आप भी राजनीतिक सहभागिता में हिस्सेदार बन चुके हो। राजनीतिक सहभागिता का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धरना करने जा रहा है, सरकार के खिलाफ जा रहा है, सरकार के खिलाफ पब्लिकली कोई ओपिनियन पेश कर रहा है, तो उसको हम राजनीतिक सहभागिता बोल सकते हैं। और एक आप साइलेंट पार्टिसिपेशन भी देखते हैं कि अंदर ही अंदर हम किसी को पसंद करना शुरू करते हैं, किसी राजनीतिक दल को पसंद करना शुरू करते हैं। सो इसको भी एक प्रकार की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही कहा जाएगा। तो लोगों की एक राजनीतिक सहभागिता बनती है, लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक दृष्टिकोण बनना शुरू होता है, और ये मुख्य रूप से काम किया जाता है राजनीतिक दल के द्वारा, क्योंकि राजनीतिक दल को अधिक से अधिक वोट लेने होते हैं। और इसी के साथ राजनीतिक दल लोगों के पास जाता है और कहता है कि जनता जो है वो सर्वोच्च है, जनता ही भगवान है, जनता ही तय करेगी। जैसे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जब उनको ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया, हाल ही में जब उनको रिलीज़ किया गया, जेल के अंदर से आने के बाद उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी जाती है कि मैं अब मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा, मेरे स्थान पर कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। तो आतिशी अभी मुख्यमंत्री बनाई गई, और उसी के साथ उन्होंने बोला कि जनता जनार्दन सर्वोच्च है, अब जनता ही तय करेगी कि क्या मैं वाकई में डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता। तो राजनीतिक दल इस तरीके से भी, इसको मिथ भी कहा जाता है। मिथ का मतलब है भ्रम, एल्यूजन, कि लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन है। यही बताया जाता है ना, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी नेता है, सीएम के लिए लड़ रहा है, एमएलए के लिए लड़ रहा है, एमपी के लिए लड़ रहा है, वो क्या बताएगा, जनता जनार्दन, जनता क्या है, सर्वोच्च है। प्रधान का इनफैक्ट कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो भी क्या बोलेगा, जनता क्या है, सुप्रीम है। तो जो व्यक्ति एक एमपी का चुनाव लड़ रहा है तो उसके पास दो पावर्स का होना बड़ा ज़रूरी है। या तो उसके सिर पे किसी राजनीतिक दल का हाथ होना चाहिए, या तो उसकी अपनी पोटेंशियल इतनी बड़ी होनी चाहिए, उसके पास खूब पैसा होना चाहिए, या तो उसका कोई नाम होना चाहिए, तभी तो कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। क्या कोई व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? लड़ सकता है, कानून के अनुसार लड़ सकता है, बट जीतने की क्या संभावना है? तो ये भी एक मिथ है कि जो लोकतंत्र है वह लोगों की आवाज़ है, इसको भी चैलेंज किया जाता है कभी कभार। तो राजनीतिक दल के द्वारा लोगों को जब अपने दल के साथ जोड़ा जाता है तो लोगों की राजनीतिक सहभागिता में भी वृद्धि होती है। सहभागिता का मतलब क्या है कि जो सरकार है, या तो आप उसके पक्ष में कुछ कह रहे हैं, या तो उसके विपक्ष में कुछ कह रहे हैं, ठीक है, और आपका एक ओपिनियन बन गया है। तो सरकार के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ हैं, किसी न किसी तरीके से आप उसका पक्ष या विपक्ष कर रहे हैं। जैसे आपने कोई फेसबुक से कोई पोस्ट करी किसी सरकार के खिलाफ, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं राजनीतिक सहभागिता नहीं कर रहा हूँ। आप राजनीतिक सहभागिता कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से भी। इंस्टाग्राम पे आपने किसी सरकार का पक्ष में कोई पोस्ट डाल दी, तब भी आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि तुम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सेदार बन चुके हो। आज के टाइम में पार्टी पॉलिटिक्स, दलीय राजनीति जो है वो यूनिवर्सल फिनोमिना बन गया है। दुनिया के लगभग बहुत से देशों में, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, बहुमत देशों में दलीय राजनीति पाई जाती है।
हालांकि कुछ समाजों को आप दरकिनार कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिशनल रीजन स्टेट्स, ऐसी कंट्रीज़ जो अभी तक परंपराओं के आधार पर चल रही हैं और परंपराओं को ज़्यादा तवज्जो देती है, उनको आप इससे बाहर रख सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया में हो सकता है कि पार्टीज़ ना एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि वो समाज अभी तक ट्रेडिशन के ऊपर चला हुआ है, रिलीजियस ट्रेडिशन के ऊपर चला हुआ है, धार्मिक रीति रिवाजों के ऊपर चला हुआ है। तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र के साथ ही वहाँ पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दल नहीं है। तो इस तरीके से कुछ एक्सेप्शंस तो पाई जा सकती है, पर लगभग दुनिया के हर देश में दलीय व्यवस्था पाई जाती है। चाहे उस देश में एक दल पाया जाता हो, चाहे दो दल पाए जाते हो, चाहे बहुदल पाए जाते हो। ठीक है, तो आपकी किताब में भी लिखा है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी का मिक्सचर भी हो सकता है, मिला जुला रूप भी हो सकता है। जियोवोनी सार्टोरी के द्वारा किसी दलीय व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हो सकते हैं, और इसमें पहला एग्जाम्पल उन्होंने बताया विटनेस पार्टीज़। विटनेस पार्टीज़ ऐसी पार्टीज़ होती है जो केवल दिखती है हमें और करती कुछ भी नहीं है। विटनेस पार्टीज़ कभी ये प्रयास नहीं करती कि अपने जो वोट्स हैं वो उनको बढ़ाए। विटनेस का मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, विटनेस पार्टीज़ जो सिर्फ देखती हैं और अपने वोट शेयर को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं करती, वो सिर्फ एग्जिस्ट करती है। जैसे कोई पार्टी बन गई है, उसके द्वारा अब कुछ भी नहीं किया जा रहा है, उसको बोलते हैं विटनेस पार्टी। दूसरे प्रकार के राजनीतिक दल बताए हैं आइडियोलॉजिकल पार्टीज़। ऐसे दल जिनकी एक विचारधारा होती है और वो चाहते हैं कि अगर लोग उनको वोट दें तो उनकी विचारधारा के आधार पर दें। तो इस तरीके से आप इंडिया में पाएंगे कि सभी पार्टीज़ की अपनी अपनी विचारधारा है, और मुख्य रूप से आप यदि कम्युनिस्ट पार्टी को देखेंगे एंड भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो इनकी अपनी विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी की अपनी विचारधारा है। विचारधारा के आधार पर जो दल बनते हैं उनको वैचारिक दल कहा जाता है, और इन विचारधारा वाले दलों के द्वारा प्रयास किया जाता है कि जो भी लोग इनको वोट दें वो उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर दें। तीसरा आता है रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़। रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ वो पार्टीज़ हैं, वो लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो एक पॉलिसीज़ दे देते हैं कि हम पॉलिसीज़ बनाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, हम देश के हित के लिए काम करेंगे। जैसे इंडिया में मान लीजिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा कहा गया कि जो लोगों को बिजली फ्री मिल रही है मैं उसको बंद करूंगा, जो कर्मचारियों को पेंशन की व्यवस्था करी गई है उसको मैं बंद करूंगा, और इसी के साथ जो पानी के बिल है वो भी बढ़ा दिए जाएंगे, जैसे कि आजकल हिमाचल में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो पर्टिकुलर केस की बात होगी, बट रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ क्या करती है कि जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके आगे कभी भी नहीं झुकती कि मुझे वोट चाहिए या नहीं चाहिए, वो हमेशा ही किसी सुधार की बात करती है। तो हमें पता है कि हमारे किसी भी स्टेट में जब लोगों को वेलफेयर की स्कीम ज़रूरत से ज़्यादा दे दी जाती है, फ्रीबीज़ बांट दी जाती है, सभी को बोल दिया जाता है कि अब तेरे को मोटरसाइकिल भी दिया जाएगा, तेरे को गाड़ी भी दी जाएगी, सभी को गाड़ियाँ बांट दी जाएंगी, तो उससे स्टेट का जो एक्सचेकर होता है, स्टेट का जो पैसा होता है वहाँ ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैसा ही खर्च किया जा रहा है, उसको इनकम जनरेट करने के लिए कुछ है नहीं। तो उस केस में कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो ऐसी नीतियाँ बनाती हैं जो कभी कभार लोग उसको फेवर नहीं करते हैं, बट वो पार्टीज़ क्या है, अपने जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अडिग रहती है कि हम इसके खिलाफ़ नहीं जाएंगे, हमने जो बोल दिया हम वो करेंगे, चाहे हमें वोट मिले या ना मिले। इसी को रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ कहा जाता है। इसके आगे आता है रिस्पॉन्सिव पार्टीज़। रिस्पॉन्सिव पार्टीज़ ऐसी पार्टीज़ होती हैं जिनका मेन मकसद वोट लेना होता है। ये किसी भी तरीके से बाई हुक एंड क्रुक वोट लेना चाहते हैं, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, किसी भी प्रकार से लोगों को लालच देते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। तो इसको रिस्पॉन्सिव पार्टीज़ कहते हैं जिनका मेन मकसद ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेना होता है। आगे आता है प्योरली डेमोगोगिक। प्योरली डेमोगोगिक का मतलब है, डेमोगोग वो व्यक्ति होता है जो किसी राजनीतिक व्यवस्था में आता है और कहता है कि जितनी भी जो
बुराइयां हैं उनको मैं ख़त्म कर दूंगा, आप मुझे वोट दीजिए। तो ऐसे नेता हमने देखे हैं और इंडिया में तो जगह जगह पे पाए जाते हैं कि लोग अगर बोलें कि यार मुझे ना डायबिटीज़ हो गई है, तो वो बोलेंगे मुझे वोट दे, मैं ठीक कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये डेमोगोगिक होते हैं कि आपकी हर समस्या का मेरे पास समाधान है। सो ये पार्टीज इररिस्पॉन्सिबल होती है, ये गैर जिम्मेदाराना पार्टी होती है। इनका मेन मकसद ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेना होता है, किसी भी प्रकार का वायदा कर कर। तो ये 4-5 जो प्रकार जियोवानी सार्टोरी के द्वारा बताए गए हैं, तो बहुत सारी पार्टीज़ को ये कवर करते हैं। परंतु दलीय व्यवस्था के साथ एक दिक्कत ये है कि सबसे पहले राजनीतिक दल क्या होता है इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो कोई राजनीतिक दल किस प्रकार से समाज के दूसरे संगठनों से अलग है, ये भी तो हमें तय करना पड़ेगा कि कोई राजनीतिक दल किस प्रकार से दूसरे संगठनों से अलग है। क्योंकि समाज में तो बहुत प्रकार के दल पाए जाते हैं, समाज में तो बहुत प्रकार के संगठन पाए जाते हैं, और राजनीतिक दल भी तो एक संगठन है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक दल और किसी धार्मिक संगठन में क्या अंतर है, तो क्या बता पाओगे? यदि आपको पूछ लिया जाए कि जैसे फ्रेंड्स क्लब यहाँ पे बना है, फ्रेंड्स क्लब और किसी राजनीतिक दल में क्या अंतर है, कोई नहीं बता पाएगा। तो इसके कुछ डिफ्रेंसिएशंस बताई जाती है, और अभी तक की जो मेरी स्टडी है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक दल क्या होता है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि एक टर्म आती है हित समूह, और एक आती है प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। इसके बारे में पढ़ा है, सुना है कभी किसी ने? हित समूह का मतलब है कि समाज में जो लोग हैं उनके बहुत सारे हित होते हैं। कोई एक व्यक्ति किसी मंदिर में भी जाता है, कोई एक व्यक्ति स्कूल में भी जाता है, कोई एक व्यक्ति बीमार भी होता है, कोई व्यक्ति अपने समाज के अंदर भी जाता है। तो इस तरीके से व्यक्ति के बहुत सारे हित होते हैं। तो इन हितों को प्रिजर्व करने के लिए कुछ हित समूह बने होते हैं। जैसे मैं टीचर्स का एग्जांपल दूंगा कि कोई व्यक्ति अगर अब किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर जाके उसको जो दिक्कतें आएंगी, तो उसके लिए वो अपने बाकी टीचर जो कम्युनिटी है उनके साथ मिलेगा, बातचीत करेगा, और उस बातचीत के बाद वो ये पाएंगे कि उनके कुछ इंटरेस्ट, कुछ हित एक समान है, इसलिए वो एक संगठन बनाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज के अंदर आप आए हो, तो कॉलेज के अंदर यदि आपको लगता है कि कुछ ऐसे हित हैं जो हम सभी स्टूडेंट्स के साथ, सभी स्टूडेंट्स के कॉमन है, तो आपका भी हित समूह होता है। आप उसको क्या बोलते हैं? हित। आपका हित क्या है? कॉमन है। आपका इंटरेस्ट क्या है? कॉमन है। जैसे किसी ने बस लेनी है यहाँ से, और उसको लग रहा है कि यार बस तो 8 बजे जाएगी या 9 बजे जाएगी, तो आपके साथ 50 बच्चे और भी हैं जो जाने वाले हैं, तो आपका इंटरेस्ट क्या है? कॉमन है। बच्चों का इंटरेस्ट क्या है? कॉमन है। इसी तरीके से आपको यदि प्रेशराइज किया जाता है टीचर कम्युनिटी के द्वारा, जैसे कि अक्सर हम कर देते हैं, तो यदि आपको प्रेशराइज किया जाता है तो उसके लिए भी हित समूह होता है, बट आप में दम नहीं है उस चीज़ का। तो कॉलेज के अंदर हित समूह होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हित समूह होते हैं, जो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट की बात करते हैं जिसके साथ जुड़ा होता है। तो जब आप इस कॉलेज में आए हो या स्कूल में थे, तो आपका एक हित था, तो यहाँ पर आपके इंटरेस्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए एक समूह बना होगा। अब मान लीजिए आप घर पे चले गए, अब तो स्टूडेंट नहीं है, तो आपका हित कहाँ तक था? कॉलेज तक था। तो इसका मतलब यह है कि कॉलेज के प्रीमाइसेस के अंदर या कॉलेज में आते जाते जो कोई प्रॉब्लम होती है, वो उसके लिए आप सामूहिक रूप से कॉलेज के अंदर एक लड़ाई लड़ सकते हैं, स्टूडेंट एक लड़ाई लड़ सकते हैं। इसी के साथ आप में से कोई लड़की है, किसी गांव के अंदर कोई महिला मंडल बना है, तो उसकी मेंबर बन गई है वो, तो आप महिला मंडल में जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपका हित जुड़ जाता है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हित समूह। इसी के साथ अब आप महिला से होकर एक धार्मिक व्यक्ति बन गई हैं, आप सुबह मंदिर गई या किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, किसी में भी गई, और वहाँ पे जब आप पहुँच गए और वहाँ पर जब आपका संगठन बन जाएगा तो उसको भी हित समूह बोला जाएगा। क्या बोला जाता है? हित समूह। तो हित समूह एक व्यक्ति एक से अधिक हित समूहों का सदस्य हो सकता है।
एक से अधिक हित समूह का सदस्य हो सकता है। कोई व्यक्ति स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज ए स्टूडेंट जुड़ सकता है, जब घर पे गया तो महिला मंडल के साथ, फिर मंदिर में गया तो उसके साथ, समाज में कोई गतिविधि चल रही है तो उसके साथ। तो इस तरीके से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के हित समूह से जुड़ा होता है। और जब ये हित समूह किसी राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव डालकर अपनी मांगें मनवाना शुरू कर देता है, उसको बोला जाता है दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। तो आप लोग इकट्ठे हुए एज ए स्टूडेंट और आप किसी एमएलए के पास चले गए, मुख्यमंत्री के पास चले गए। अभी तक आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट जब आप किसी मुख्यमंत्री के पास गए और वहाँ पर आपने या फिर वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर आपने धरना शुरू कर दिया, नारे लगाना शुरू कर दिए, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि हमें बिल्डिंग चाहिए, तो उस समय आप दबाव समूह बन जाते हैं, क्योंकि आप एक राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव डाल रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपकी मांग को माना जाए। तो हित समूह और दबाव समूह में अंतर यह है कि हित समूह कभी कभार इनऑपरेटिव होता है, पर दबाव समूह जो होता है वह राजनीतिक व्यवस्था पर प्रेशर डालता है और अपनी मांग को मनवाता है। अब ये तो आ गया हित समूह और दबाव समूह। अब हित समूह और दबाव समूह किस प्रकार से राजनीतिक दल से अलग हैं। तो राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता हासिल करना है। जो राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहता है उसको राजनीतिक दल कहा जाता है। तो इसके लिए चुनाव भी लड़े जाते हैं। तो हित समूह जो है या दबाव समूह जो है वो चुनाव नहीं लड़ता। कोई भी हित समूह ये नहीं बोलता कि मैं मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ूंगा। पर कभी कभार ऐसा होता है कि कोई हित समूह या कोई दबाव समूह जब ये बोल देता है कि अब हम चुनाव भी लड़ेंगे, तो वो राजनीतिक दल बन जाता है। उसी के साथ वो राजनीतिक दल भी बन जाता है। जैसे कि 2011 में करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन चला था अन्ना हजारे के द्वारा, जिससे केजरीवाल जी का भी निर्माण हुआ एज ए मुख्यमंत्री। तो जब तक तो वो आंदोलन कर रहे थे तब तक वो दबाव समूह थे कि हम करप्शन के अगेंस्ट इकट्ठा हुए। अच्छा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो हित समूह होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। एक फॉर्मल होते हैं, औपचारिक हित समूह, एक इनफॉर्मल होते हैं, अनौपचारिक हित समूह, व्यापारिक हित समूह भी होते हैं, व्यापार के ऊपर चलने वाले, सेक्शनल भी होते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बनने वाले हित समूह, एंड एनोमिक, फॉर द टाइम बिंग, कुछ टाइम के लिए भी कुछ समूह बनते हैं। तो जो 2011 में जो आंदोलन हो रहा था वो उसको आप कह सकते हैं टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए वहाँ एक समूह बना था सभी का, और सभी का मकसद क्या था? करप्शन के खिलाफ लड़ना। तो 2011 में अन्ना हजारे, केजरीवाल और बहुत सारे लीडर्स इकट्ठे होते हैं और उस समय की जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ वहाँ एक आंदोलन करते हैं करप्शन के खिलाफ। तो वहाँ भी एक हित समूह था और उसी के साथ वो दबाव समूह भी बन गया था, क्योंकि वह राजनीतिक व्यवस्था को प्रेशराइज कर रहा था। पर वो राजनीतिक दल नहीं था। वो राजनीतिक दल क्यों नहीं था? क्योंकि उसने ये कमिट नहीं किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद कुछ लीडर्स, जैसे केजरीवाल का एग्जाम्पल है, कुमार विश्वास का एग्जाम्पल है, कुछ लीडर्स इस आंदोलन के साथ साथ ही बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि अब हम चुनाव भी लड़ेंगे। तो इनके द्वारा एक राजनीतिक दल बनाया गया, एक पार्टी बनाई गई। तो जब कोई समूह, कोई संगठन राजनीतिक दल बन जाता है तो उसका क्लियर कट मकसद होता है कि अब वो चुनाव भी लड़ेगा। तो ये डिफरेंस है हित समूह, दबाव समूह और राजनीतिक दल में। बाकी इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट मुझे लगता है कि आगे बढ़ने से पहले जो बेसिक्स हैं उनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। सो दिस इज़ द बेसिक